अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, मेरा ख्याल है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको भी आदत ही हो गई है कि बहुत से व्लॉगर्स बेचारे इसी तरह अंधेरों में व्लॉग्स करने के ऊपर मजबूर हैं। ऊपर से इस वक्त तो मुझे मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। ख़बरें बहुत सारी हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि क्या तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और क्या वाकई ट्रंप साहब के आने के इम्कानात हैं। दूसरा, ईरानी करेंसी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ईरानी करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो ज़्यादा सारी ईरानी करेंसी लेके, ये क्या इंडियन बन गए मैं, ज़्यादा सारी ईरानी करेंसी लेकर रख लें ताकि जब इसकी वैल्यू बढ़े तो आप तो जनाब लखपति करोड़पति हो जाएंगे। तो इसकी क्या कहानी है आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर पॉलिटिकल अहम खबरें भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जनाब इसके ऊपर कि क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। तो जनाब बड़ी तेज़ी से तैयारियां की जा रही हैं और सजाया जा रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। खूबसूरत बूटे, बेल बूटे लगा के बहुत कलरफुल सा उसको तैयार किया जा रहा है। सफाई सुथराई भी अपने उरूज पर है और इसके साथ साथ कुछ हंगामी ऐलानात और इक़दामात करने का भी ऐलान किया गया, जिनमें एक तो जो बस अड्डे वगैरह हैं उनको 10 रोज़ के लिए बंद किया जा रहा है। जो बाहर से शहर से बसें आएंगी उनके लिए भी इस बात की घंटी बजा दी गई है कि उनका भी दाखिला बंद हो सकता है। ये वीकेंड जो है वहीं से काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो इस्लामाबाद में आपको उस तरह से दिखाई नहीं दे रही। कुछ तो ज़ाहिर है वो जो एक स्पेसिफिक सा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 8 बजे के बाद वैसे ही सन्नाटे छा जाते हैं, तो कुछ वो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी जो हैं वो इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़बरें ये हैं कि इस वीकेंड पर हाई प्रोफाइल गेस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद आ सकते हैं, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि अगर ईरान से मुआहदा तय पा गया तो खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूँ मुआहदे को साइन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यानी वो खबरें जो हम आपको दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं, तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि अगर कोई ट्रीटी किसी मनतकी अंजाम तक पहुंच जाती है तो फिर तो सिर्फ अगर सिग्नेचर और अनाउंसमेंट की बात है तो सदर ट्रंप खुद आ सकते हैं। वो चाहेंगे कि वो आके ये इतना बड़ा ऐलान करें कि उन्होंने इतने साल से एक हल तलब मामले को एक मुआहदे पर ख़त्म किया है आकर, और वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में जो है वो पीस कर दिया है। तो वो ये क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे, इसलिए वो इसकी दस्तखत की तकरीब के लिए, इसकी अनाउंसमेंट के लिए खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं। आज उन्होंने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है। जो इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की कोशिश है, जो इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोशिश है एज सालसी, वो भी यही चाहते हैं कि वफूद का जो आला तरीन सुप्रीम लीडर, और मतलब सुप्रीम लीडर तो चले नहीं, लेकिन एटलीस्ट ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो और डोनाल्ड ट्रंप का जो आना है उसको यकीनी बना लिया जाए। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर मेहमानों के आने से पहले ही किसी हतमी नतीजे तक पहुंच जाया जाए, ताकि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आएँ और आके उन्होंने आके ज़ाहिर है कोई बहस मुबाहिसा तो नहीं करना होगा, वो तो फिर एक फॉर्मेलिटी होगी कि आके सिग्नेचर्स करेंगे और मुआहदे की अनाउंसमेंट होगी। तो उसी तरफ जो है वो बात जाती हुई नज़र आ रही है, या कम अज़ कम कोशिश जो है वो पाकिस्तान की वो इसी तरफ दिखाई दे रही है। और अब जिस अंदाज से सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई मामूली विज़िट नहीं होने जा रहा पहले की तरह। पहले भी खैर एक मामूली विज़िट तो नहीं था, बहुत हाई प्रोफाइल ही था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल विज़िट ये बन रहा है। इसमें ये ज़रूर है कि मुझे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए काफ़ी हमदर्दी हो रही है, क्योंकि वो बेचारे तो बिल्कुल 10 दिन ख्वार होकर रह जाएंगे। सिक्योरिटी मेजर्स और इन तमाम चीज़ों के नाम पर, इंतज़ामात के नाम पर उनकी जो आज़ादी है वो भी सलब हो जाती है और उसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ जाती हैं। तो जो ताजिर बरादरी को नुकसान होता है वो अलहदा होता है। हम आम तौर पर बाकी ममालिक में इस तरह की चीज़ें वैसे कम ही देखते हैं कि कोई अगर स्टेट गेस्ट आए हुए हैं तो जनाब बाकी सारा कुछ पूरा मुल्क बंद हो जाए, अवाम जलील होते रहें। तो इस तरह की चीज़ें हमने कम ही देखी हैं दूसरे ममालिक में। लेकिन आपको पता है सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो पाकिस्तान बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क लेने जा रहा है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल गेस्ट्स को बुला रहा है, तो उस लिहाज से उसको फिर उसी तरह के मेजर्स भी करने पड़े हैं। लेकिन बहरहाल अवाम तो ज़ाहिर है कि इससे परेशानी उठाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में जो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि अगर कोई ऐसी पीस डील हो जाती है तो उस सूरत में क्या क्या
चेंजेस आएंगे। तो इससे जुड़ी ये खबर है कि जो ईरानी करेंसी की बात हो रही थी, क्योंकि अगर पीस डील होती है इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटेंगी, वो आज़ादाना तिजारत कर सकेगा। उसकी जो करेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गई थी, उसको जाहिर है कि थोड़ा सा सांस मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, उसको अप्रिशिएट होगी वो वैल्यू, और उससे वो जाहिर है कि बेहतर करेंसी में जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में, और फिर उनके अगर जो असासे ज़ब्त हैं अगर वो बहाल हो जाते हैं तो उनके तो ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे खासे हो जाएंगे, तो उनके पास तो ठीक ठाक डॉलर्स के अंबार लग जाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे ईरान की इकॉनमी को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, इसी से जुड़ी ये अहम खबर है कि पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत से लोग आपको ये कन्विंस करते नज़र आ रहे होंगे कि जनाब बड़ी तादाद में अगर आप ईरानी करेंसी ले लें तो कुछ दिनों में आप बिलियनियर हो जाएंगे, मिलियनियर हो जाएंगे, क्योंकि ईरानी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ने जा रही है। तो जिन्होंने थोड़े से भी लेके रखे होंगे रियाल शियाल तो वो भी काफ़ी अमीर हो जाएंगे। तो इसमें क्या हकीकत है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और कोशिश की कि इसके बारे में ज़रा हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए जाएं। ये ना हो कि आप लुट जाएं, और ये भी ना हो कि वाकई अगर कोई ऐसा चांस है तो आपको महरूम रह जाएं। तो मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख देती हूँ, फ़ैसला जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। सूरत हाल ये है कि जो ईरानी करेंसी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाता है कि वो डी वैल्यू करेंसी है। ख़ास तौर पर इस जंग के बाद तो और ज़्यादा डी वैल्यू हुई है। उससे पहले भी ज़ाहिर है पाबंदियों का शिकार थी ईरानी करेंसी, तो इस वजह से वैसे ही उसकी वैल्यू बहुत कम थी, और एक यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट जो है वो 75,000 रियाल जो थे वो आपको देने पड़ते थे। इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू की करेंसी की जो वैल्यू थी वो कम थी। फिर जब ये जो शुरू हुई है जंग, उसके बाद और ज़्यादा उसमें गिरावट नज़र आती है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो ईरानी करेंसी है वो उसके दो यूनिट्स आमतौर पर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो वो रियाल है जो कि ईरानी रियाल कहलाते हैं, और दूसरा तोमान भी यूज़ किया जाता है। तोमान जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो एक बिगर यूनिट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यूँ समझ लें कि हमारा जो बेसिक यूनिट है वो पैसा था, और उससे जो है अब पैसा तो हम एज सच यूज़ नहीं कर रहे होते, तो रुपए में ही हम बता रहे होते हैं कि जी इतने रुपीज़ हैं और इतने रुपीज़ हैं। तो इसी तरह वो एक छोटा यूनिट है उनका रियाल, और उसके साथ फिर वो तोमान भी यूज़ करते हैं। अगर इस वक्त की बात की जाए तो अगर आप इसको ओपन मार्केट में देखें, और जो मतलब अभी जंग के हालात से पहले की जो सूरत हाल है, तो उसमें आपको ये नज़र आता है कि जो एक पाकिस्तानी रुपया है वो भी ईरानी करेंसी के मुकाबले में बड़ा तगड़ा है, और एक जो पाकिस्तानी रुपया है उसके अगेंस्ट आपको 275 जो है वो तुमान मिल जाते हैं। और ये भी याद रहे कि एक तुमान जो है उसके अंदर तकरीबन जो है वो रियाल जो है वो 10 रियाल जो हैं वो मिल जाते हैं, ओल्ड उनके जो यानी आप कह लें रूल्स हैं उसके मुताबिक। अच्छा, उस हिसाब से जो पाकिस्तान के अगर आप यानी 50 रुपये लेके जाते हैं तो ईरान में जाकर आपको उसके बदले जो है वो 13,785 तुमान जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इतना डिफरेंस है पाकिस्तान और ईरान की करेंसी का, और इसी हिसाब से आप लगा लें कि जब एक पाकिस्तानी रुपया वहाँ पे 275 के बराबर है, तो फिर एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के हिसाब से अगर आप उसको देखें तो 275 पाकिस्तानी रुपए में वो $1 मिलता है हमें। तो उस लिहाज से वो फिर रुपीज़ जो है वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त यानी जंग के बाद की सूरत हाल है वो तकरीबन 158,000 तुमान जो है वो उसके अगेंस्ट $1 मिल रहा है। अब ये तो अभी तक की सूरत हाल थी जिसमें ये रिसेशन में है, जिसमें डी वैल्यू करेंसी है। खबरें ये हैं कि अगर कोई पीस डील हो जाती है और अगर उसके नतीजे में ईरान ये पाबंदियां हटवाने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ठीक ठाक जो ईरानी करेंसी है वो ऊपर उठ जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि वो यानी जो 158 का उसका रेट है वो 1000 तक आ जाए। और अगर उसको आप रियाल में कन्वर्ट करें तो उसी हिसाब से आप देख लें, यानी उसमें खासी 50% जो है वो उसमें बेहतरी के इम्कानात, 40 to 50% उसमें बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं। इतनी उसकी वैल्यू जो है वो फौरी तौर पर उठ सकती है अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक पीस डील हो जाती है, और उस पीस डील के नतीजे में ईरान के ऊपर से पाबंदियां भी हट जाती हैं, उसकी जो तिजारत है वो आज़ादाना हो जाती है। तो उस सूरत में ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो ईरान को मिल सकते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो तो फिर मतलब जिसने लेके रखी हुई है ईरान में
यानी ईरानी करेंसी पाकिस्तान में लेकर रखी हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसके फिर प्राइस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी अगर आपके पास इस वक्त सिर्फ $100 भी हों तो वो ईरानी करेंसी में अच्छे खासे आप लखपति बन जाते हैं, इतना फ़र्क है। तो ये कहानी है इस पूरी गेम के पीछे कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि जी ईरानी करेंसी ले लें, लेकिन ये है एक रिस्क है बाय द वे, इसलिए कि अगर बिलफर्ज कोई पीस डील खुदा न खास्ता नहीं होती, और अगर पीस डील हो भी जाती है लेकिन उसके नतीजे में कोई बहुत ज़्यादा ईरानी जो माशी फ़ायदे हैं वो नहीं उठा पाते, तो उस सूरत में फिर उनकी करेंसी के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट में भी ना आए, तो फिर उस सूरत में आपने जो ईरान की करेंसी अगर लेके ख़रीदी है तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो आपके लिए कोई फ़ायदा ना पहुंचा सके। और अगर खुदा न खास्ता जंग जारी रहती है, पाबंदियां जारी रहती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो पहले से भी ज़्यादा डीवैल्यू हो जाए। तो ये सारी कहानी जो है वो एक बस रिस्क ही है, तुक्का है, लग गया तो लग गया, और अगर नहीं लगा तो फिर नहीं लगा। तो ये इसके पीछे जो है वो सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इससे अब आपने फ़ैसला खुद करना है कि आपने क्या वाकई लेना है। वैसे तो इस तरह की सूरत हाल में अक्सर शॉर्टेज भी हो जाती है जब सारे लोग भाग भाग के लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं ज़रा एक इसी से जुड़ी एक और ख़बर की तरफ कि लिबनान में भी अब 10 रोज़ा जंग बंदी के लिए बाकायदा कम्युनिकेट कर दिया गया है। इसराइल को बता दिया गया है कि लिबनान में भी अब मज़ीद 10 रोज़ के लिए कोई अटैक नहीं होगा, और ये एक वो शर्त थी जो ईरान की तरफ से रखी गई थी कि सिर्फ ईरान में जंगबंदी नहीं होगी बल्कि लिबनान में भी जंगबंदी होगी। पूरे रीजन में जहाँ जहाँ इसराइल जो है वो जारियत कर रहा है वहाँ वहाँ पे जंगबंदी होगी। तो उसके नतीजे में एक और ईरानी शर्त जो है वो आप समझ लें कि मान ली गई है। तो इसकी वजह से तो यही लग रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान, दूसरी तरफ ये ईरानी शराइत का माना जाना, तो उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि फिर एक पीस डील की तरफ अल्टीमेटली जो है सिचुएशन जाती नज़र आ रही है, जिस तरह के पाकिस्तान में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों के साथ एक दो ख़बरें मैंने आपको और देनी हैं। एक तो जनाब ये भी याद रखिए कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का, लास्ट टाइम भी जब उसकी हेयरिंग रखी गई थी तो उस वक्त इस्लामाबाद में छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि उस वक्त भी जेडी वेंस और ईरानी वफ्द जो है वो पहुंच चुका था, इस वजह से वहाँ पे छुट्टी दे दी गई थी, इस वजह से हेयरिंग भी नहीं हो सकी थी। उसके बाद हेयरिंग मुलतवी तो हो गई बगैर समात के, लेकिन कोई डेट नहीं फिक्स की गई थी। अब उसके मुतालिक ख़बर ये आई है कि अगली डेट जो है वो 22 तारीख रख दी गई है, 22 अप्रैल। लेकिन अब मुझे तो लग रहा है कि ये मामला फिर से खटाई में पड़ेगा। उसकी वजह फिर नज़र यही आ रही है कि अगर इस वीकेंड पर मेहमान आ जाते हैं या अगले एक आध दिनों में, अगले वीक में ये कुछ इस तरह का सिलसिला रहता है, तो ऐन मुमकिन है कि पूरे एक हफ्ते के लिए वहाँ पे छुट्टी वगैरह दे दी जाए, या कम से कम 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। ऐसी सूरत हाल में एक दफ़ा फिर इस बात का इम्कान मौजूद रहेगा कि ये समात जो है बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हो जाए। तो बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जी मैंने आपसे एक ख़बर जो और बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करनी है वो इस हवाले से भी है कि इस्लामाबाद में सीडीए की तरफ से कच्ची आबादियों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जिससे वो कच्ची आबादी भी नहीं अब तो कहते, लेकिन गैर कानूनी आबादियाँ उन्हें कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत ही रुथलेस किस्म का ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन जो है वो पिछले कई महीनों से जारी है, सर्दियों में भी हुआ, और 2-3 वहाँ पे ऐसी कॉलोनियाँ आबाद थीं जो कि इस्लामाबाद के नवाह में बिल्कुल करीब उसके वाक़े हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो कराचीआइट्स भी मौजूद हैं और कुछ दीगर कम्युनिटीज़ भी हैं, क्रिश्चियन भी वहाँ पर मौजूद हैं, और इनके बारे में ये कहा गया कि जी इनको गैर कानूनी तौर पर यहाँ बसाया गया, बसने दिया गया। अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ पे अच्छे खासे घर तामीर कर लिए और बहुत बहुत सालों से ये यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब सीडीए को अचानक याद आया कि जनाब ये जो कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी के तहत तमाम घर बने हैं उनके ख़िलाफ़ ये जवाज़ है कि इनको गिरा दिया जाए, जिसके बाद इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। इसके ऊपर जो ये मकीन है इनकी जानिब से कोर्ट में भी दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन कोर्ट्स तो आपको पता ही है जिस तरह आजकल बिहेव कर रही हैं। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो इनके यहाँ पर वकील थे, और इनकी तरफ से होशरुबा इंकशाफात अदालत के रूबरू बताए गए हैं। इनके मुताबिक तकरीबन 4 लाख
के करीब लोगों के बेघर होने का ख़दशा है, जिसमें से कई लाख लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके सर पे कोई साया नहीं है, जिनको पहले से बहुत ज़्यादा देर पहले कोई ऐसा नहीं नोटिस दिया गया जिसकी वजह से ये कोई अल्टरनेट अरेंज कर लेते। और अगर दिया भी गया हो, गरीब आदमी ज़ाहिर है कुछ महीनों या हफ्तों में घर तो नहीं ले सकता, नया ख़रीद सकता, वो किधर जाएं? उनके पास कोई इस सिलसिले में चारा नहीं है। वो चाहते हैं कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। इसी वजह से इन लोगों ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। पहले हुकूमत को इस सिलसिले में वक्त भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कानून साजी नहीं हुई। अब दोबारा से अदालत की तरफ से उन्हें सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया गया है कि जी आप इस 30 दिन में जो है वो कानून साजी करके, अगर कोई रेगुलराइज करने का बनता है सीन तो वो उनके करके बताएं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उन 30 दिनों में क्या आप ऑपरेशन रोक देंगे? ऐसा कोई हुक्मनामा जो है वो अदालत की तरफ से जारी नहीं किया गया, यानी आपने ऑपरेशन करने से उन्हें रोका भी नहीं है और 30 दिन का वक्त भी दे दिया है। तो अगर वो 30 दिन ऑपरेशन जारी रखेंगे तो वो तो पूरी की पूरी बस्ती मस्मार हो जाएगी। तो एक तरह से ये बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया गया अदालत की तरफ से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, चंद लोगों की बात नहीं, 4 लाख लोग जो हैं वो बेघर होने जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इसके ऊपर एक बेहिसी जो है वो दिखाई जा रही है। भाई बात यह है कि मान भी लें कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात के उसमें आता है सारा मामला, या गैर कानूनी तामीरात के अंडर आता है, तो सवाल फिर ये कि सबसे पहले तो उन लोगों को कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए जिन्होंने ये बस्तियां आबाद होने दी। क्यों कर इन लोगों को पोजेशंस मिली, क्यों कर इनके खिलाफ जो है उस वक्त कोई रुकावट नहीं आई, और जब वो बेचारे इतने अरसे से घर वर बना के बैठ गए हैं तो उसके बाद आपको याद आया कि ओ जी ये तो सारा कुछ गैर कानूनी था। तो पहले तो उन अफसरान को लाइन हाजिर करें जिन्होंने उनको ये तामीरात करने दी, उसके बाद इन मालिकान की तरफ आएँ। उनसे तो जो जमा पूंजी थी लेके उन्होंने घर वर बना लिए। अब बाद में अगर वो चीज़ें गलत निकल रही हैं या कानूनी नहीं निकल रही, तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो पूछताछ जो है वो उन इदारों की होनी चाहिए जिन्होंने उनको वहाँ पे ये सब कुछ अलाउ किया। लेकिन आपको पता है मुल्क में जिस तरह का इस वक्त सूरत हाल है, कानून है, गरीब का तो कोई पुरसाने हाल है नहीं। लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है कि इतनी बड़ी तादाद में तो हम सुन रहे थे कि गज़ा में या लेबनान में या और जंगज़दा इलाकों में लोग बेघर हो रहे हैं। ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पर हमारे अपने कैपिटल में इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं और उनको कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट भी करके नहीं दिया जा रहा। और उनकी आप कहानियाँ सुने तो इतनी दर्दनाक कहानियाँ हैं कि वो बेचारे, कोई बेवा है वो लेके बैठी है बच्चियों को, कोई किसी की कहानी है, कोई बीमार है, कुछ है, लेकिन उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। कल इन लोगों में से कुछ ने मज़ामत करने की कोशिश की तो ये भी सुनने में आया है कि उनके खिलाफ ताकत का पुरजोर इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में बहुत से अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए। तो ये सब जो है वो ऐन बीचों बीच हो रहा है आपके दारुल हुकूमत के। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कोई गरीब की सुनने वाला है ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। आखिर में एक जब अदालतों की इस तबाही की हम बात करते हैं तो जो इसकी बुनियाद रखने वाला शख्स था उसको कैसे भूल सकते हैं, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिनको पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी शख्स सिवाय इस रजीम के जो बेनिफिशरी हैं उनके अलावा कोई भी शख्स उस शख्स की इज़्ज़त कर सकता है। हर शख्स को मैंने उनके बारे में हमेशा लान तान करते ही देखा है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिनके बारे में बहुत से हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स बताते रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अपना हुलिया भी बदल लिया इसी वजह से कि उन्हें इस बात का ख़दशा रहता है कि पता नहीं लोगों की नफ़रत का वो शिकार हो जाएंगे। तो उनके बारे में एक वीडियो आज बड़ी वायरल थी, और ये वीडियो अगर आप देखें तो लगता है कि जैसे कोई तकरीब हो रही है, मे भी कोई शादी की तकरीब है या किसी और तरह की। बहरहाल एक तकरीब है जिसमें कुछ लोगों को देखा जा सकता है और सब लोग उस तकरीब में आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वहाँ पर हवन्नकों की तरह खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, कोई उनको मुँह लगाना नहीं पसंद कर रहा, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, और वो इधर उधर यूँ हमन्नकों की तरह देख रहे हैं, ऐसे कि जैसे कोई उनको पहचानता ही नहीं है। तो ये आपका एक अलमनाक अंजाम होता है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि ज़ाहिर है आप किसी तकरीब में गए हैं तो वो कोई जानने वाले होंगे, लेकिन उन्होंने आपको बुला तो लिया, लेकिन हालत ये थी कि वहाँ कोई आपके साथ आकर बात करना पसंद नहीं कर रहा। वरना आम तौर पर आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हों, इतने बड़े ओहदे पर रहे हों, लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं, आपके साथ तस्वीरें बनाते हैं, आपके साथ बात करके खुश होते हैं, आपको इज़्ज़त और एहतराम देते हैं कि आप इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं। लेकिन जब आपने इतने बड़े ओहदे पर रहकर इतनी छोटी हरकतें की हों तो फिर आपके साथ वही होता है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हो रहा है कि ये शख्स जो है इसकी ज़िंदगी निरी एक जिसको कहते हैं ना शर्मिंदगी बन चुकी है।
कोई आप को अगर रिस्पेक्ट ना मिल सके, अगर आप इतने बड़े ओहदे पर रह के गए हों, तो उसके बाद फिर आपके पल्ले क्या रह जाता है। लेकिन ये आपका अपना कमाया हुआ है, क्योंकि सब ने देखा कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर एक ऐसा छोटा शख्स मौजूद था जिसने अपने ज़ाती अनाद और फ़ायदे की खातिर पूरी की पूरी पाकिस्तानी अदलिया को ना सिर्फ मफलूज करके रख दिया, पूरे का पूरा पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके उनकी झोली में डाल दिया, और फिर ऐसे बंदोबस्त करके गया कि किसी को कोई रिलीफ ना मिल सके। जुल्म के ख़िलाफ़ जो लोग बेचारे थोड़े बहुत खड़े होते थे, उनकी आवाज़ आ जाती थी, उनको ख़ुद इबरत का निशान बना दिया जाए। इस तमाम काम में सारी सहूलतकारी इस शख्स ने की, और ये शख्स अब तारीख़ की किताबों में एक स्याह दौर की तरह, एक स्याह फ़र्द की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। और जब भी इसका जिक्र आएगा, मेरा ख्याल है बदतरीन किरदार पाकिस्तान की अदलिया का बिला शिरकत गैरे काजी फ़ाइज़ ईसा ही होगा। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए निशानियां हैं कि सिर्फ बड़े ओहदों पर पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। असल बात इज़्ज़त और एहतराम और मकाम की होती है, जो आपको सिर्फ आपके करतूत से मिलती है। उसके अलावा आप किसी ओहदे पे पहुंच जाएं तो खाली आप ये समझें कि इस पे मैं बैठ गया हूँ, चाहे वो किस तरह भी मैं पहुँच के बैठ गया हूँ, तो उससे मुझे कोई इज़्ज़त और एहतराम मिल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।